बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है ग्लोबल पोइट्री से दैट्स अबाउट अ गर्ल बाय इज़रा पाउंड। दोस्तों, इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने पोएम की ट्रांसलेशन, थीम और ग्रीक मिथोलॉजी से रिलेटेड ये पोएम है, सो उसको मैंने डिस्कस किया। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ द पोएम और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिलेटेड है पेपर से। So time waste के बगैर let's get started. The tree has ascended my hands, the sap has ascended my arms, the tree has grown in my breast downward, the branches grow out of me like arms. Tree you are, moss you are. You are violets with wind above them, a child so high you are, and all this is fully to the world. अब इसकी एनालिसिस देखते हैं। अगल वेयर ही यूज़ द मैथिकल करेक्टर्स। मैथिकल कहते हैं ख़याली को। ख़याली से मुराद जिसमें लेक ऑफ फैक्ट्स हो। तो हमारे पास दो करेक्टर्स हैं इसमें, अपोलो और डेफनी। ये दो करेक्टर्स पे पूरी जो है पोएम है। अब होता कुछ यूँ है कि जो डेफनी है, शी वॉज अ गर्ल, सो ये जो है ट्रांसफॉर्म होती है ट्री में। शी कन्वर्ट्स और शी ट्रांसफॉर्म्स हर सेल्फ इनटू अ ट्री। और अपोलो जो था डेफनी से प्यार करता था। अब आगे कुछ यूँ होता है, इन द पोएम अगल इज़रा पाउंड यूज टू मैथिकल करेक्टर्स। वो मैथिकल करेक्टर कौन से हैं? अपोलो और डेफनी। अब अपोलो कौन था? द सन गॉड था, ठीक है। एंड द सेकंड वाज डेफनी। डेफनी कौन थी? ये डॉटर थी किसकी? द डॉटर ऑफ अ रिवर गॉड। ये रिवर गॉड की बेटी थी। और डेफनी जो थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी, खूबसूरत थी। और अपोलो जो था किससे प्यार करता था? डेफनी से। अब हमारे पास एक तीसरा करेक्टर आता है, वो कौन है? वो है एरोस। एरोस जो था, एरोस का दूसरा नाम कैपइड है, ये इसका रोमन नेम है कैपइड। अब तीन करेक्टर हो गए, डेफनी, अपोलो एंड एरोस। अपोलो किसको प्यार करता था? डेफनी को। और एरोस जो था ये कौन था? एरोस जो था ये द सन ऑफ लव था। सो एक दफ़ा क्या होता है कि जो अपोलो है वो एरोस का मजाक उड़ाता है। मजाक इस तरह उड़ाता है, अब जैसे एरोस का मैंने बताया ये जो था द सन ऑफ लव था, कि मतलब अपोलो इस तरह मजाक उड़ाता है कि जो एरोस है उसने जो है अपनी जो पावर है वो खो दी है, मतलब ही हैज़ नो मोर पावर। तो जब एरोस को पता चला कि इस तरह ये अपोलो जो है मतलब इसने मेरा मजाक उड़ाया है, तो एरोस ने जो है दो एरोस फेंके। एरोस ये तीर वगैरह जो होते हैं ये फेंके। जब ये दो तीर फेंके तो उस वक्त क्या होता है, जो एक तीर जो है जो अपोलो है उसको लगता है। सो जब दो एरोस फेंकता है, एक डेफनी को लगता है और दूसरा जो है ये अपोलो का लगता है। अब अपोलो को जो तीर लगता है उससे क्या होता है, उसके दिल में डेफनी के लिए मोहब्बत बढ़ जाती है, मींस प्यार वगैरह बढ़ जाता है। तो और डेफनी को जो तीर लगता है उससे क्या होता है, डेफनी के दिल में जो है अपोलो के लिए नफ़रत बढ़ जाती है। तो दो तीर हो गए। अब अपोलो क्या करता है, डेफनी का पीछा करता है। सो जब पीछा करता है, अब क्या कहते हैं, द पोएट हैज़ एम्फसाइज्ड एरोज इमोशंस बिहाइंड हिज एक्शंस बाय थ्रोइंग टू सेपरेट एरोज एट बोथ ऑफ देम एन एरो दैट वुड मेक अपोलो फॉल इन लव। देखो एक ऐसा तीर था जिससे जो अपोलो को लगा, और उसको जब लगा तो वो उसका जो प्यार था वो डेफनी के लिए बढ़ गया था। डेफनी विद एन एरो ऑफ हेट्रेड, जिससे नफ़रत बढ़ गई, और एक तीर जो थी डेफनी को लगी जिससे डेफनी के दिल में अपोलो के लिए नफ़रत बढ़ गई। दैट वुड मेक डेफनी लॉर्ड अपोलो, मेकिंग अपोलो सफ़र। वाइल दिस स्टोरी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैथोलॉजिकल परस्पेक्टिव एंड अ क्लियर इंटेंशन ऑफ by Pound to deliver a specific message to the poem, there are many contemporary interpretations। और इसके बहुत से interpretations हैं। तो ये स्टोरी जैसे मैंने बताया ये एक mythological स्टोरी है, मीन्स मिथ से रिलेटेड है। ये ग्रीक मिथोलॉजी है। मिथोलॉजी का मतलब ये है देवताओं के किस्से। और फिर यूँ होता है कि जो अपोलो है वो पागलों की तरह डेफनी का पीछा करता है। अब जब अपोलो डेफनी का पागलों की तरह पीछा करता है तो होता कुछ यूँ है कि जो डेफनी है वो अपने फ़ादर से इसकी शिकायत लगाता है। इसके फ़ादर का नाम क्या था? फीनियस। फीनियस को कौन था? ये जो था द रिवर गॉड था, ठीक है। फीनियस किसका फ़ादर था? डेफनी का। जब डेफनी अपने फ़ादर से शिकायत लगाती है कि अपोलो जो है मेरा पीछा कर रहा है, इसी तरह वो मतलब मुझसे काफ़ी प्यार करने लगा है,
और एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने नोट करनी कि जो डेफनी थी वो वर्जिन थी, मींस वर्जिनिटी थी उसके, तो वो जो थी वर्जिन रहना चाहती थी पूरी मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी में वो जो थी वर्जिन रहना चाहती थी। शी वांटेड टू परसिव विद एन मींस विद हर वर्जिनिटी। अब उसके फादर ने क्या किया, डेफनी के फादर ने, जब उसने ये कहा कि मैं पूरी उम्र जो है वर्जिन रहना चाहती हूँ, तो डेफनी के फादर ने क्या किया, डेफनी के फादर ने इसको जो है एक ट्री में कन्वर्ट किया, एक स्मॉल प्लांट में कन्वर्ट किया। फिर इस तरह वो जो थी, जो डेफनी थी वो दरख्त बन गई। अब आगे कुछ यूँ होता है, देयर माइट बी अ चांस दैट द फर्स्ट नरेटर इज़ एन ओल्डर चाइल्ड डिटेलिंग हर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ ट्री इन अ फिगरेटिव वे, लाइक जैसे वो ट्री बन गई, यही बात कर रहे हो ये भी। Letting her imaginations run wild in the process. On the other hand, the second stanza can be understood from the perspective of an adult who feels that she could escape into the river, reminding the girl that even if the world thinks of her figurative transformation and more importantly her rampant imagination as follow, she should not let anything dampen her creative side of imagination. लेकिन इसकी दूसरी एनालाइजेशन ये भी है कि मतलब कुछ क्रिटिक्स, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लड़की जो थी वो एडल्ट थी, उसे चाहिए था कि वो वहाँ से इस्केप करती, और लेकिन ये तो पूरी स्टोरी जो इज़रा पाउंड ने जो है मींस ये ग्रीक मिथोलॉजी से रिलेटेड थी, और ये मैथिकल स्टोरी थी, मैथिकल कैरेक्टर्स यूज़ हुए, जो ख्याली कैरेक्टर्स थे वो यूज़ हुए। द पोइट यूजेस अ चाइल्ड सो हाई यू आर एंड दिस इज़ फुली टू द वर्ल्ड टू पोर्ट्रे अपोलोस एंग्विश फॉलोइंग डेफनीज। एंग्विश का मतलब है जो अजियत वगैरह देना, अजियत वगैरह नहीं होती वो देना। फॉलोइंग डेफनीज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ ट्री जस्ट टू एक्सप्रेस द लोटिंग दैट शी पोजेस्ड फॉर Apollo, the poem opens a vast space for the readers to use their creative perspective to understand the tone of the story and see the poem from different and versatile angles. तो ये आपके लिए भी राइटर ने यही कहा है कि जैसे ये तो मतलब ग्रीक मिथोलॉजी से रिलेटेड थी, आप इसको किस तरह लेते हो। सपोज़ अगर एक लड़की इस तरह हो तो उसे क्या करना चाहिए। ये जो है जो राइटर है उसने आप लोगों पे भी मतलब आप लोगों को भी चांस दिया है कि इस पे आप लोग भी अपनी एनालाइजेशन दे सकते हो कि जो डेफनी का जो फ़ैसला था वो सही था या गलत था, ये आप लोग कर सकते हो। क्योंकि पेपर में कभी कभी ये भी होता है कि आपसे एनालिसिस के बारे में पूछा जाता है कि जस्ट डू द एनालाइजेशन ऑफ a girl poem which was written by इज़रा पाउंड। सो वहाँ पे आप अपने एनालिसिस कर सकते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्कस इज़रा पाउंड्स यूज़ ऑफ क्लासिक मिथोलॉजी इन हिज पोइट्री। तो ये जो मिथोलॉजी यूज़ हुई है ये क्लासिक मिथोलॉजी की बेस्ट एग्जांपल है। हाउ डिड पाउंड्स सपोर्ट ऑफ इमेजिज्म इफेक्ट हिज ओन वर्क, इज़ इट एक्यूरेट टू लेबल हिम एन इमेजिस्ट। देखो इसका एक और पोएम था इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो बाय इज़रा पाउंड, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। अब इमेजिज्म मूवमेंट है क्या, और ये एक्चुअली में इसका लीडर था, इज़रा पाउंड जो था इमेजिज्म मूवमेंट का लीडर था। तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि इमेजिज्म मूवमेंट है क्या और उसके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे उस दौर के वो कौन थे, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। What do you understand about the इमेजिज्म मूवमेंट। सो ये भी उसी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि इमेजिज्म मूवमेंट है क्या इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। इमेजिज्म मूवमेंट का आपको ईज़िली पता चले कि उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे उस मतलब मूवमेंट के। विच मिथोलॉजी हैज़ इज़रा पाउंड यूज्ड इन द पोएम अ गर्ल, एक्सप्लेन इन इट इन डिटेल। इसमें जो है इसने किस मिथोलॉजी को यूज़ की है, ग्रीक मिथोलॉजी को यूज़ की। और फिर आपने वो ग्रीक मिथोलॉजी की पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस की, और यही एक्सप्लेनेशन आपको जो पहली वीडियो में उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। लास्ट में जो है थीम के बारे में है, आपसे थीम के बारे में पूछा जा सकता है कि अगल जो पोएम है इसके इम्पोर्टेंट थीम्स आप लोग लिखिए गया, और उसको डिटेल में लिखना पड़ता है क्योंकि जितने पे मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने थीम लिखने होते हैं। So thanks for watching. I hope this video has been helpful for you. See you in the next video. Take care of yourself.